तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। तो न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये क्या कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है इफ देयर इज अ नेट zero force acting on an object, then if the body object is at rest, it will remain in rest, and if the body या बॉडी में देखिए एक ही वर्ड यूज कीजिए, if the object is in motion, और हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, then it will do so। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, ज़ीरो है ना। नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब बैलेंस फोर्स काम कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन है जब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना है, ज़ीरो। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यानी उसकी रेस्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो, और कैसा कांस्टेंट मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो ऐसा करता रहेगा, यानी मोशन में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इफ़ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या है, ये हम कह रहे हैं नेट फोर्स, और इस नेट फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, परिणामी बल, हिंदी में से क्या बोलेंगे, परिणामी बल। तो अगर परिणामी बल ज़ीरो है, और ये ज़ीरो किस कंडीशन में आता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने वाले सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं, और उन सबको ऐड करने के बाद अगर हमको टोटल फोर्स अगर ज़ीरो मिल रहा है तो हम कहेंगे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। या ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस फोर्स की, जैसा कि हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स वाले वीडियो में इसको समझा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, इस कॉन्सेप्ट की उनको क्लैरिटी नहीं है, एक बार उस कॉन्सेप्ट को के लिए उस वीडियो पे जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करता है। तो नो चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट्स क्या हो सकती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो
फोर्स के अब्सेंस की बात कर रहा है। फोर्स के अब्सेंस की बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम कर रहा है या फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है। ओके, ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और ये किसी सरफेस पे रखी हुई है और आप इस पे मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं और जिसके कारण ये इसके ऊपर स्लाइड हो रही है। तो आप मान लीजिए कोई बक्सा हो सकता है, बॉक्स हो सकता है बड़ा सा, आप उसको पुश कर रहे हैं, यानी उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में अभी पहले हम इसके सारे फोर्सेस को एक बार देख लें, क्या क्या फोर्सेस पे काम कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटी के कारण इस पे mg एक नीचे की ओर एक फोर्स काम करेगा और उसको बैलेंस कौन करता है, उसको बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में नेट फोर्स कितना हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं नेट फोर्स F नेट कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये 0 कैसे आया, mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और उतना ही सेम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो अभी हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो अपने क्या है, 0 है, यानी बैलेंस है। अभी जो मैंने इस पर फोर्स लगाया एक्सटर्नल, जो जिस फोर्स की मदद से, चाहे हम उसको मस्कुलर फोर्स कह दें, पेशियबल, उसकी मदद से ये क्या कर रहा है, आगे मूव करेगा। तो जो हमारा फोर्स है उसकी मदद से ये कांस्टेंट मोशन करता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दो सरफेसेस के बीच में, इस बॉक्स और इस सरफेस के बॉक्स और जो ये नीचे कोई टेबल है या जिस सरफेस पे ये फ्लोर पे ये मूव कर रहा है, उन दोनों के सरफेसेस से फ्रिक्शन भी काम कर रहा है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या है, पीछे के लिए। तो ये जो F है ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन अगेन एक फोर्स है। तो जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम पेशियबल भी कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़ हो रहा है, इस फ्रिक्शन को। यानी आपने जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो फ्रिक्शन के इक्वल है, जिस कारण आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0। तो F नेट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 है ना। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि नेट फोर्स क्योंकि आप लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स मिलेगा आपको, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन भी काम कर रहा है और जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों इक्वल है 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अपने पास क्या है, नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ रहा है। तो ये अभी ये जो इस तरीके की बैलेंस कंडीशन बन रही है, इस कारण ये जो मास है, ब्लॉक है, ये कैसा मोशन करेगा, कांस्टेंट मोशन करेगा। ओके, तो ये जो कंडीशन है, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था ताकि हम समझ सकें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक्चुअली किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है,
जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जिसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम साइकिल राइड करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो ये हमने अनुभव किया है कि एक बार पैडल मारने के बाद अगर हम जब पैडल नहीं मारते हैं तो हमारी जो साइकिल की स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है और फाइनली वो रुक जाती है। तो उसकी स्पीड को अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमें कंटिन्यूसली पैडल मारने पड़ रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, और जिस कारण साइकिल कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या आप किसी ठेले पे लगा रहे हो सिमिलर कंडीशन, तो ठेला तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता है ना। यहाँ पे इस बात को समझिए। इस बात का मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ठेला है या साइकिल है, तो जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है, तो आप फोर्स लगा रहे हैं तब तक ये चलता है, अपना मोशन बनाए रखता है, कांस्टेंट मोशन में ये चलता रहता है ना। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, इस टायर्स और इसके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर आप देखेंगे आप तो जस्ट फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हो या उसको काउंटरएक्ट कर रहे हो। तो नेट फोर्स अभी भी अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, जिस कारण आप क्या करते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका ये ठेला या आपकी साइकिल मूव कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन यूजुअली होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो फोर्स ये एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू force is required to make an object in motion, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। फोर्स बल्कि क्या है, बट द फोर्स इज जस्ट required to start the motion। ठीक है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है इस पे हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या है, जस्ट मोशन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है या मोशन को चेंज करने के लिए, है ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम पे जब हम बात करेंगे कि अगर फोर्स काम करेगा तो फिर क्या होगा, है ना। तो फिर जब हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लेके आएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जो बहुत अच्छे से इस बात को डील करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगेगा तो फिर उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड मास के रिलेशन को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी बनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।